देखें इधर, सारे इधर देखें। ये जो फोटॉन होता है, फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ, या इसी की एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एफ की जगह पर क्या आ जाएगा? C ओवर लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक। इसी तरीके से फोटॉन का मोमेंटम जो है उसका फार्मूला है H ओवर लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं H F ओवर C। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, C ओवर F। हाँ, ये एच एफ ओवर सी हो जाएगा इसका मोमेंटम का फार्मूला। ये किसके लिए मैं बात लिख रहा हूं? ये फोटॉन के लिए लिख रहा हूं। जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, जैसे मटेरियल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन वगैरह हैं, इनके लिए वही फार्मूले हैं जो आप लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। इनकी एनर्जी अगर हमने लिखनी होगी तो वो हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या अगर वो मूव कर रहे हैं तो फिर इनके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा? वही जो आप लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। फोटॉन जो एनर्जी पार्टिकल है, उसके एनर्जी के, उसके मोमेंटम के ये फार्मूले ऊपर है। ठीक है, अब ये बात जरा ज़हन में रखें। हमारे पास ये एक फोटॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और इसकी एनर्जी E है। नजर आ रहा है ना सबको? ये हमारे पास आकर हिट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है? इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट। ठीक है, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि ये जो फोटॉन आ रहा था, इसकी ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, ये तो ये इस डायरेक्शन में, ये जो फोटॉन था ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। पहले इसकी वेवलेंथ इतनी सी थी लैम्डा, अब इसकी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। यानी फोटॉन जो है वो एक एंगल थीटा बनाते हुए अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया कोई एंगल फाई बनाते हुए। अब होना क्या चाहिए था कि अगर ये फोटॉन एक वेव की तरह बिहेव करता, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कुछ फिनोमिना पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। फोटॉन, उसके आगे एक हार्ड पार्टिकल आया जैसे दीवार की तरह, इलेक्ट्रॉन आ गया उसके रास्ते में, तो इलेक्ट्रॉन से वो हिट करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाता। या वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कोई अकेला तो नहीं पड़ा हुआ था, ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो किसी मटेरियल पर ही थ्रो किया था, वहां पर और भी इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन से हिट कर, इस इलेक्ट्रॉन से हिट करने के बाद ये जो हमारे पास लाइट जो हमने फोटॉन यहाँ पर थ्रो किया, ये जाकर हिट करता तो स्क्रीन पर कोई डाइफ्रैक्शन का पैटर्न बनता, मैक्सिमा और मिनिमा बनते, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती। तो जो साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके जहन में यही बात गई होगी कि फोटॉन, लाइट जो आ रही है जो उसने थ्रो की है ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसे या तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए या वो इलेक्ट्रॉन से हिट करके स्क्रीन के ऊपर डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा बनाएगा, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। लेकिन वो हैरान इस बात पर हुआ कि जब फोटॉन आकर हिट करता है इलेक्ट्रॉन को तो दे बिहेव लाइक कोलाइडिंग बॉल्स। कौन से कोलाइडिंग बॉल्स? आपकी बुक में भी लफ्ज लिखा है बिलियर्ड बॉल्स, स्नोकर बॉल्स। तो किसी, हर एक ने वो देखी होगी स्नोकर कैसे खेलते हैं, टीवी पे देखी होगी, मोबाइल पे गेम खेली होंगी, या लड़के
खेलते भी होंगे, हो सकता है किसी लड़की ने भी खेला हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्नोकर का बॉल पड़ा हुआ है, रेड बॉल पड़ा हुआ है, और उसे एक दूसरा बॉल आकर हिट करता है, तो वो अगर ऐसे एंगल पर हिट करेगा तो ये जो ब्लू बॉल है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रेड बॉल है जिसको इस डायरेक्शन से हिट किया है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। यानी जैसे दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम वही बिहेवियर कॉम्पटन को, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसको यहाँ पर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में भी नजर आया। उससे लाइट का वेव वाला बिहेवियर नजर नहीं आया, बल्कि पार्टिकल वाला बिहेवियर नजर आया। बात समझ में आ गई? यानी ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ये लाइट के यानी फोटॉन के रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा था, ये वो दिखा रहा था। जबकि थ्रो वो क्या कर रहा था, लाइट थ्रो कर रहा था। तो उस वक्त ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है जिसे हम अभी पढ़ने रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये उसके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे, उस दौर के लोग होंगे, वो हैरान हो गए होंगे कि लाइट थ्रो करें, लाइट उससे टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने चाहिए, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नजर आना चाहिए, या आगे पास कर रही है तो डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना नजर आना चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा का। यहां पर तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, जस्ट लाइक द टू कोलाइडिंग बॉल्स ऑफ द स्नोकर, ऑफ द बिलियर्ड बॉल। बात समझ में आई? ये पहली ये बात समझ में आई कि हमारे पास फोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, फोटॉन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है एट एंगल थीटा, उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इनका ये बिहेवियर ऐसी है जैसे स्नोकर या बिलियर्ड बॉल के बॉल्स आपस में टकराते हैं और उनका बिहेवियर हमारे सामने आता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है कि यहां पर जो फोटॉन है, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, नॉट लाइक अ वेव। हाँ भाई, ये बात समझ आई? बात समझ में आई कि हम यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये हमें क्या बता रहा था? अभी तो बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके पार्टिकल होने की जो मैंने बात बताई है, किसी के इस बारे में सवाल है? साइम नवाज, बात समझ आई है आपको? ये दोबारा बताऊं? सर समझ आ गई। तैमूर खान समझ आई है? शामीर आपको समझ आई है यार? यस सर आ गई। मुंतहा आप बताएं। सर आ गई है। चले, खुशबख्त है क्लास में? चले, आयजा है क्लास में? नो सर। ये 2 दिन से कहां पर है? एक दिन तो छुट्टियों पर थी। सर वो घर पर नहीं। अच्छा चलें, अब सारे इधर देखिएगा। यहां पर जो फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना है कि यहाँ पर ये किस स्टेट में है, रेस्ट में है। जब ये फोटॉन आकर से हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ जाता है और फोटॉन थोड़ा उधर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर जरा ये बताएं कि जब फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, जैसे ये मेरा हाथ आगे वाले हाथ को अगर हिट करता है तो हमारे पास आगे वाले हाथ की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन पीछे वाले ने अपनी एनर्जी क्योंकि इसको दी है, इसकी अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर जब ये फोटॉन आगे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और इस फोटॉन की जो हमारे पास डिफ्लेक्ट हुआ है, इंसिडेंट के बाद ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है, इसकी एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी। यहाँ पर जरा देखो कि फोटॉन की एनर्जी जब कम होगी, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वेवलेंथ, डिफ्लेक्टेड फोटॉन की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। या एनर्जी फोटॉन की कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी वेवलेंथ कम है,
उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन जो डिफ्लेक्ट होके गया है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तो इस फोटोन की अपनी एनर्जी कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई। समझ में आ गई बात? तो अब यहां से मैं इस बात को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। कॉम्पटन इफेक्ट को हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह से करनी है कि जब भी एक इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा विद ग्रेटर वेवलेंथ, और ये जो फिनोमिना है सारा ये क्या कहलाता है? कॉम्पटन्स इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात याद रखें कि इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट और कुछ एक्सरेज भी हो सकती हैं, ये फिनोमिना करती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन आपने यहां तक ही ब्रेक लगा लेनी, इवन आपकी बुक में एक्सरे लिखा हुआ लेकिन आपने फॉलो नहीं करना। इंसिडेंट कौन कौन सी लाइट? इंफ्रारेड, विजिबल लाइट के सातों कलर और अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, जिसमें एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे देता है और उसके बाद फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे देता है, कुछ भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई अलग से फोटोन नहीं होता, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाता है। लेकिन अब अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाला जो फोटोन होता है कौन सा होगा? वो एक्स रे फोटोन। वो हमारे पास अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करता, वो एक नया फिनोमिना करता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो एक्स रे की एनर्जी अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा है, इंफ्रारेड की कम है, उससे ज्यादा विजिबल लाइट की, और उससे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट की, और अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा किसकी होती है? एक्स रे की होती है। तो एक्स रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बजाय एक नया फिनोमिना करते हैं जिसमें फोटोन की पार्टिकल नेचर हमारे सामने मजीद रिवील होती है, और वो कौन सा फिनोमिना है? कॉम्पटन्स इफेक्ट है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन, ये लिख ले डेफिनेशन इसकी, व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन, for example X-ray, collides with a rest electron, with an electron कर दें, with an electron, then photon scatters यानी deflects, scatters with greater wavelength this phenomena is known as photoelectric effect. This phenomena is known as मैंने क्या लिख दिया, जहन में और कहानी चल रही थी। This phenomena is known as Compton's effect. Compton's effect. राबिया सर समझ आई है ये बात? यस सर। जी, this phenomena explains the particle nature of photon, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, एक ही बात है, बिकॉज this behavior of photon is just like collision of balls of snooker
या आपकी बुक में वो लिखा हुआ है बिलियर्ड बॉल, मुझे स्नोकर पसंद है इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। चलो दोनों ही लिख देते हैं, बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड बॉल भी गेम है, स्नोकर भी गेम ही है, सेम मिलती जुलती है उनके लिए जिनको नहीं पता। जी ये बात हो गई। जब ये बात आप लोगों के सामने आ गई है तो अब हमने इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना, इसकी बुक आपकी बुक जो है उसमें इसकी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है और मैं वो सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छा खासा कोई 2.5-3 पेजों पे वो उसका प्रूफ चला जाता है। ठीक है, अगर वो आप लोगों को देखना हुआ तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम उतना ही करेंगे, उतनी बातें सीखेंगे जितने आपके सिलेबस में मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये कोई 4-5 लाइनें ऊपर नीचे होती तो वो हम उसको ऐड कर लेते, वो पूरा 1.5-2 सफ़े एक्स्ट्रा पेज हमें करना पड़ेगा और फिर वो आपके लिए सर दर्द बन जाता है। तो जितना आपकी बुक में मौजूद है हम उसी को ही फॉलो करेंगे और उसका फाइनल रिजल्ट उसमें वो दरमियान से ऐसे ही समझें कि बहुत सारा पोर्शन स्किप करके उन्होंने डायरेक्ट ही फाइनल रिजल्ट लिखा है, हम भी बस उतना ही करेंगे। उसकी वजह यह है कि पहले ये जो बहुत पुरानी बुक थी उसमें कॉम्पटन इफेक्ट का बहुत बड़ा प्रूफ था, वो हम करवाते भी थे। फिर जो पिछली बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली जो इधर आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उसका प्रूफ ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी, उसकी ये वाली बात थी और फिर उसका वो सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करते थे। एम था उस वक्त भी एक दफ़ा सवाल ये आया था कि ड्राइव द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ फार्मूला, तो वहाँ पर बोर्ड में उस वक्त जो मार्किंग थी तो मैं भी बाई चांस वहीं था, तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था क्योंकि अब सिलेबस में वो प्रूफ उसका बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, तो अब जिस स्टूडेंट ने कॉम्पटन इफेक्ट जो बुक में दिया हुआ है उसके मुताबिक लिखा है तो बस वही उसी को सामने दे के आपने फुल मार्क्स देने। तो उसके बाद अब मैं इसके प्रूफ, अभी इसमें हल्का सा है, हल्का प्रूफ नहीं है, कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं और फिर उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि जितना सा आपकी बुक में मौजूद है हम उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो डेरिवेशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों से उसमें मसला हो जाना है। लेकिन उसका कंप्लीट प्रूफ वो कहाँ पे देखना है वो आप लोगों को मैं क्लास के एंड पे बताता हूँ। अभी हमारे पास 10-12 मिनट हैं, बड़े गौर से समझना, मैंने इसके नोट्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग मिल जाएंगे, मैं उसकी तस्वीर आप लोगों को भेज दूंगा और आप लोगों ने फिर उसे करना भी है खुद से। ये डेफिनेशन लिख ली ना सबने, और नीचे वाली बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, सारा नोट्स में मौजूद है। अब अगर ये बातें आप लोगों ने कर ली हैं फिर कोई मसला ही नहीं है। हमने सबसे पहले क्या कहा कि एक एक्सरे फोटॉन आके इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, जिससे ये फोटॉन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया विद ग्रेटर वेवलेंथ। पहले उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, फिर उसकी वेवलेंथ बढ़ के लैम्डा डैश होगी, फ्रीक्वेंसी एफ थी, फिर फ्रीक्वेंसी कम होके एफ डैश होगी। ये इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था, ये भी हमारे पास फोटॉन की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसके साथ एक एंगल फाई बनाते हुए एक एंगल पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है विद सम वेलोसिटी। इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है। इसका मोमेंटम हमारे पास, इसको मैं pe से लिख लेता हूँ, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन pe, और इसके पास इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है तो उसे मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इनका जो कुलयन है वो इलास्टिक कुलयन है। तो अगर वो इलास्टिक कुलयन है तो उसमें दो चीजें फॉलो होनी चाहिए, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहते हैं, कुलयन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, एक्सरे फोटॉन इज considered to be इलास्टिक कुलयन। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इलास्टिक कुलयन क्या होता है। ऐसा कुलयन होता है जिसमें दो लॉज फॉलो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहते हैं हमारे पास,
कंजर्व रहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है जी, जरा गौर से देखें। सबसे पहले मैं लिखता हूं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या भला, गौर से समझना है भाई। सबसे पहले कुलयन से पहले और फिर कुलयन के बाद। तो बिफोर कुलयन मैं ऐसे लिखता हूं, बिफोर कुलयन क्या क्या है, दो चीजें हैं इसमें। एक है एनर्जी ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन। दूसरा उसमें क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एनर्जी कौन सी हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लेंगे। फिर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है हमारे पास, फिर दो बातें आ जाएंगी, एक फोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, और ये क्या है, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, आफ्टर कोलिजन जो उसकी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, गौर से सुने। यहां इसके बाद कोलिजन है, और यहां तक जहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इससे पहले बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और जो फोटॉन है इसकी एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, E इज इक्वल टू एच एफ। तो यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, जरा देखो, एनर्जी ऑफ द फोटॉन E इज इक्वल टू एच एफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन वो हमारे पास जीरो, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन। जब ये हमारे पास कोलाइड कर गया तो फिर हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में कम हो जाती है, तो हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी होगी इस फोटॉन की, E इज इक्वल टू एच एफ डैश। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन किसके बराबर है, एच एफ डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिखने हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के ई डैश, जैसे आपकी बुक में है। दोबारा जरा गौर से सुनो, यहां पर हमने इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया है। इलेक्ट्रॉन यहां पर रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आ गई, जीरो आ गई, और फोटॉन की एनर्जी हमारे पास कितनी है, E इज इक्वल टू एच एफ, वो हमने लिख दी। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद फोटॉन अभी मौजूद है, उसकी कुछ एनर्जी कम हुई है लेकिन कितनी है, वो E इज इक्वल टू एच एफ डैश है, तो फोटॉन की एनर्जी आ गई एच एफ डैश, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो हमने लिख दी के ई इंटू ई डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हमने क्या अप्लाई करना है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन जब मोमेंटम हम अप्लाई करने जाते हैं तो एक मसला हमारे सामने आता है, फोटॉन आ रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में पड़ा था, लेकिन जब ये डिफ्लेक्ट होते हैं तो हमारे पास फोटॉन एक एंगल पर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोटॉन उसके साथ एक एंगल थीटा पर डिफ्लेक्ट हुए, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी एक एंगल फाई पर डिफ्लेक्ट हुए। तो ये जो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऐसे ही है जैसे कोई वेक्टर हमारे पास किसी एंगल पर मौजूद है, मसलन ये वेक्टर एफ है, इसका एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका वाई कंपोनेंट होगा, दूसरा इसका एक्स कंपोनेंट होगा। इस तरह से ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट होगा, अगर ये कोई वेक्टर ए है वाई होगा, और एक इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहां पर भी इन दोनों के अब एक्स और वाई कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, इसलिए हमें एक्स के लिए अलहदा हल करना होगा मोमेंटम को, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स के लिए अलहदा हल करना होगा और वाई के लिए अलहदा सॉल्व करना होगा इस सारे को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गौर से देखें कि ये जो फोटॉन है इसके हेड से ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, और मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो फोटॉन है इसका मोमेंटम जो है अगर वो p है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन का मैंने यहां पर फार्मूला लिखा था, p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन का मोमेंटम।
ठीक है, तो अगर ये P है ऑफ द फोटोन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। और ये इसके पास कौन सा पार्ट आ जाएगा फोटोन के मोमेंटम का, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ पी वाई। बात समझ में आ गई। हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन, अगर इसको फोटोन का मोमेंटम अगर पी है और वो एंगल थीटा पर जा रहा है आफ्टर द कोलिजन, तो फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा के उसका एक्स कंपोनेंट भी ड्राइव कर लिया और उसका वाई कंपोनेंट भी हमने ड्राइव कर लिया। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद जरा इधर देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो एक एंगल पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैंने इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रा की, ये उसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन अलोंग एक्स एक्सिस को मैं इधर आगे लिख देता हूं। अब जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, तो हमारे पास यहां से लेकर इस लाइन तक ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब यहां से अगर हेड टू टेल रूल फॉलो करेंगे तो पहले वेक्टर के हेड के साथ ये दूसरे की टेल मिली यहां तक, दूसरे का हेड यहां पर आ जाएगा, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक ये हमारे पास मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हमने किया क्या कि फोटोन आ रहा था स्ट्रेट लाइन में, जब इलेक्ट्रॉन से हिट किया फोटोन एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन भी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमने इस मोमेंटम ऑफ फोटोन, अगर मैं इस फोटोन मोशन में है तो उसका मोमेंटम होगा, उसके मोमेंटम को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलो पी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहां पर मोमेंटम ऑफ द फोटोन का हमने बना दिया वाई कंपोनेंट भी, और इसी तरीके से उसका बना लिया एक्स कंपोनेंट भी। इस तरह इलेक्ट्रॉन जब डिफ्लेक्ट कर रहा है वो मोशन में है, तो मोशन की वजह से उसके पास मोमेंटम होगा, और वो एक एंगल फाई पर है, दोनों के एंगल हमने अलग अलग बनाए, तो एंगल के अपोजिट ये मोमेंटम का वाई कंपोनेंट होगा और एंगल के साथ ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, जरा इधर देखिए, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं लिख रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो फोटोन है यहां पर बिफोर कोलिजन, तो दो चीजें, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या लिखूंगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस किसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और ये किसके पहले है, बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। फिर दूसरा क्या है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है, इसका भी हमारे पास मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम है, लेकिन उनके एक्स कंपोनेंट्स भी हैं और वाई कंपोनेंट्स भी हैं। तो हम यहां पर डील करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे समझे समझे। मोमेंटम ऑफ फोटोन उसको हम P से लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन का ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मोमेंटम ऑफ फोटोन H ओवर लैम्डा प्लस मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन किस स्टेट में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, तो यहां पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन, लेकिन ये कौन सा आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस का मोमेंटम कितना होगा, ये है। अब समझे इधर, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम कोई भी वेक्टर हो जिसका एक्स कंपोनेंट होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी कॉस ऑफ थीटा। सही है। फिर मैं ये हम किसका लिख रहे हैं, फोटोन का, मोमेंटम ऑफ द फोटोन पी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, पी कॉस ऑफ थीटा। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, H ओवर लैम्डा। तो जो फोटोन कोलाइड करके जा रहा है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश, तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश कॉस ऑफ थीटा।
दोबारा जरा समझे, इधर टाइम बिल्कुल नहीं है, तवज्जो चाहिए। हम यही आज समझ लें तो बड़ी बात है। पी एक्स मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, किसके मैं बात लिख रहा हूं, फोटॉन की। पी एक्स पी कॉस ऑफ थीटा, ये आफ्टर कोलिजन है तो इधर मैं डैश लिख रहा हूं। अब ये किसका मोमेंटम है, फोटॉन का। फोटॉन के मोमेंटम का फार्मूला है h ओवर लैम्डा। अब ये आफ्टर कोलिजन है तो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश cos ऑफ थीटा। दिस इज मोमेंटम ऑफ द फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस h ओवर लैम्डा डैश इनटू cos ऑफ थीटा। फिर आगे है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपकी बुक में उसको कैसे लिखा हुआ है जरा देखिए, ये है मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। तो वो क्या हो जाएगा, अगेन p cos ऑफ थीटा। इसका थीटा नहीं है, इसका एंगल फाई है, तो हम वो फाई लिख देंगे। आगे आपकी बुक में उन्होंने कोई एम वी लिखने की जरूरत महसूस नहीं की, तो इतना ही है। तो ये p cos ऑफ फाई हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब टाइम क्योंकि नहीं है तो हम इसे आगे अगले लेक्चर में दोबारा पढ़ेंगे। तो मैं एक और बात यहां पर बताऊं, फिर हमने जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया है, इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस। जब मैं अलोंग वाई एक्सिस लिखता हूं तो वो क्या होगा, बिफोर कोलिजन और दूसरा क्या होगा, आफ्टर कोलिजन। अब मैं जल्दी से बात, अल्लाह करे ये 2 मिनट चलता रहे। बिफोर कोलिजन हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन का अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम है, ना ही फोटॉन का है। तो दोनों का मोमेंटम ऑफ द फोटॉन बिफोर कोलिजन भी 0 है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी बिफोर कोलिजन हमारे पास कितना है, 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या है, जरा गौर से, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ है। इसलिए मैं यहां पर मोमेंटम ऑफ द फोटॉन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस उसे पॉजिटिव ही लिखता हूं, और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसे लिखता हूं माइनस मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस। जैसे एफ वाई एफ कॉस थीटा होता है, इस तरह से पी डैश वाई ये क्या हो जाएगा, पी डैश कॉस ऑफ थीटा। ये किसका मोमेंटम है, ये हमारे पास फोटॉन का है। तो फोटॉन के मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, चलो एक दफा पी डैश ही रहने दें, प्लस माइनस माइनस पी वाई क्या हो जाएगा, पी कॉस ऑफ, सॉरी जल्दी का काम रोले वाला ना, एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा। तो पी डैश वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डैश साइन थीटा प्लस माइनस माइनस पी वाई, अगेन ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंगल है विद एक्स एक्सिस फाई, तो ये पी साइन फाई, इसको हमने पी ई लिख दिया। अब पी डैश मोमेंटम ऑफ द फोटॉन है, ये पहली लाइन है, पहली टर्म है, इसको हम कैसे लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन को एच ओवर लैम्डा, लैम्डा डैश साइन ऑफ थीटा माइनस मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू साइन ऑफ फाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर इस साइड पर 0। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, बस बात मुकम्मल करते हैं, खत्म करते हैं यहीं पर। आज मैं अभी आप लोगों को नोट्स भेज रहा हूं, ठीक है। वो नोट से आपने जितना मैंने ये इक्वेशंस यहाँ पर सॉल्व करवाई हैं, इनको एक दफा आपने खुद से अपने हाथों से डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसमें डिटेल भी है। फिर जब हम अगली क्लास में जब इसको सारा रिवाइज करेंगे और इसके सारे केसेस भी देखेंगे, तो ये बात हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंडली एक ये है कि आज हमने कोशिश की है कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव जितना आपने इस महीने में पढ़ा है उस सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के, या जो भी टीचर आपको बताएंगे, हम एमसीक्यूज का एक पेपर आप लोगों से लें तकरीबन पूरे मंथ का। तो हर सब्जेक्ट के तकरीबन 10 से 15 या 20 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के 20 हैं, इस तरह से केमिस्ट्री के भी 15-20 होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स आर्ट्स वालों के भी हैं। तो वो आप लोगों ने, जो कल छुट्टी है, फिर सैटरडे की भी छुट्टी है, संडे की भी है, तो वो सैटरडे की शाम को मैं भेजूंगा, ठीक है। आप लोगों ने संडे तक वो सारी तैयारी करके, सैटरडे तक, कल शाम सैटरडे शाम तक वो सारी तैयारी करने के बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है एक ही सिटिंग में,
ठीक है, और अपने आप को चेक करना है। फिर मंडे को आपको उनके आंसर्स मिलेंगे, वो आप अपनी शीट्स पर लिखेंगे, हर सब्जेक्ट का अलहदा। जो मंडे को आप लोगों ने पेपर सबमिट करवाने आना है तो साथ उसको भी सबमिट करवाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलहदा अलहदा। मुझे पता है ये आज का टॉपिक इतना आसान नहीं था इसको समझने के लिहाज से, और स्पेशली जब आप लोग सामने ना हो, लेकिन जो आपको मैं नोट्स भेजूंगा उससे जब आप दोबारा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, पत्नी आपको मेरी आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी, परेशान थे, मुझे समझ नहीं है जी। नजमुद्दीन आ रही थी सर। ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन सर बिफोर कोलिजन सर, ये एच और लैम्डा आएगा सर। आपने सर लैम्डा और लैम्डा कैसे? मोमेंटम ऑफ द फोटॉन क्या लिखा है? अलोंग सर, यहाँ पे नहीं सर, ये बिफोर है, ये क्या लिखे? अलोंग वाई एक्सिस सर। वाई एक्सिस। तो फोटॉन किस डायरेक्शन में आ रहा है? सर एक्स एक्सिस में सर। इसलिए इसका वाई एक्सिस में कोई भी रोल, ये फोटॉन आई अलोंग एक्स एक्सिस रहा है तो इसका वाई एक्सिस में कोई रोल नहीं है। नजमुद्दीन है भाई, इसका अलोंग एक्स एक्सिस कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका बिफोर को लिए मोमेंटम ऑफ द फोटॉन जीरो है। इलेक्ट्रॉन था ही रेस्ट में तो उसका वैसे ही मोमेंटम जीरो है। बात समझ में आई? यस सर। और यहाँ पर Yes, sir. अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम ऑफ द फोटॉन वो क्या लिखा है? उसका कोई एक्स वाई कंपोनेंट नहीं लिखा, वो है ही अलोंग एक्स एक्सिस। तो सारा उसका मोमेंटम कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। सर यही बात कर रहा हूँ सर, एच आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा चलो ठीक है, सही है सर जी। सर आपने कहा है ना इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो P इज इक्वल टू एम वी यूज होगा, तो सर हम फिर एम वी क्यों नहीं यूज कर रहे P cos थीटा जब नीचे हम करें तो? कहां पर? सर जो लास्ट में आपने अलोंग आपने एक्स क्या कहा एक्सिस है? में। यहाँ पर ये सर नहीं, लेफ्ट साइड पे सर, दूसरे बोर्ड पे नीचे। यहाँ पर यस सर। तो आप हम लिख सकते हैं ना। मैंने आपको एक बात बताई है, वो क्या है कि अगर हम इसकी डेरिवेशन में जाएंगे तो वहां पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एम वी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जहां पर ये लिखी है वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन वो प्रूफ हमारे जब कोर्स में नहीं है तो हम उस तरफ नहीं जाते। आपको थोड़ा सा खुद भी अंदाजा हो गया होगा कि अभी सिर्फ इक्वेशन लिखी है तो हमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो वो प्रूफ में तो हमें और ज्यादा हमें काम करना होता है, जो पूरी डेरिवेशन है। प्रूफ भी आप लोगों को मैं एक भेजूंगा बाद में, लेकिन आप सिर्फ फिलहाल इन इक्वेशंस पर प्रैक्टिस करें, इस डायग्राम बना के इसकी इक्वेशन पर प्रैक्टिस करें एक दफा एटलीस्ट, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। शहीन साहब भी मुझे बहुत गुस्से हो गए, काशिफ साहब भी नहीं। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारे पास एक इंसिडेंट फोटॉन है, रेडिएशन है, और ये कौन सा है? हाई एनर्जी है। कितनी हाई एनर्जी है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना कर सके, उससे ज्यादा एनर्जी। यानी वो कौन सा होगा? एक्स रे फोटॉन होगा। अल्ट्रा वायलेट तक जो होते हैं वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, और उससे ज्यादा एनर्जी वाले जो है एक्स रे फोटॉन, वो हमारे पास कॉम्पटन्स इफेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट करते हैं ये हमने देखने हैं। हुरैरा, हाँ जी। तो ये जो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट करते हैं वो कौन से फोटॉन होंगे? याद रखना, वो एक्स रे फोटॉन होंगे जिनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होती है। एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ। इनकी एनर्जी ज्यादा है अल्ट्रा वायलेट से तो फ्रीक्वेंसी भी अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होगी। लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ, इनका आपस में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी उसकी वेवलेंथ भी, वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बात आपको समझ आ चुकी है, मैं रिवाइज कर रहा हूं, इस पे अच्छा खासा टाइम लग जाना है, कि हमारे पास जब ये फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया और खुद इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उसने अपनी एनर्जी किसको दी है? इलेक्ट्रॉन को दी है। थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है और बाकी एनर्जी से वो खुद डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर्ड हुए। तो जब उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन में आया और खुद उधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब है फोटॉन की अपनी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। देखें इधर थोड़ी सी जगह पर
उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं, वेव्स ऐसे कह दें, वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन यहाँ पर उसकी जो वेवलेंथ बन रही होगी वो हमारे पास कम होगी। लेकिन जब उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है तो उसकी अपनी एनर्जी कम हो गई, जिस एनर्जी कम होने का मतलब है एनर्जी भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके जरा देखें कि हमारे पास जो वेव्स बन रही है वो कम बन रही है, जबकि एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इधर वेवलेंथ कम है और इधर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब एक इंसिडेंट फोटोन किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर वेवलेंथ के साथ, लेस फ्रीक्वेंसी के साथ, लेस एनर्जी के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, स्कैटर्ड हो गया। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन्स इफेक्ट कहते हैं। और ये जो हमारे पास इफेक्ट है ये हमारे पास रेडिएशन के, फोटॉन के पार्टिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट, रेडिएशन के फोटॉन वाले बिहेवियर को, क्वांटा वाले बिहेवियर यानी पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास सिर्फ वेव के तौर पर ही कंसिडर हम कर रहे होते तो ये वो फिनोमिना करता, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो कर रहा होता। यहाँ पर तो उसका कौन सा फिनोमिना हो रहा है, जैसे ही दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, दो गाड़ियां आपस में टकराते हैं, स्नोकर के दो बाल आपस में एंगल पर टकराते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल के साथ कोलिजन वाले बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी बात? फिर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फोटॉन है, वो स्कैटर्ड हुआ विद ग्रेटर वेवलेंथ, विद लेस फ्रीक्वेंसी, विद लेस एनर्जी एट एंगल थीटा। कौन सा एंगल थीटा? विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोटॉन। फोटॉन की जो इनिशियल डायरेक्शन थी टकराने से पहले, उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहे, और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया एट एंगल फाई विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। क्लियर होगी बात? अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो फिर हमारा मसला हल हो गया। यहां पर ये भी अब एक पार्टिकल के तौर पर हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल के तौर पर ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं इनका जो कोलिजन था वो इलास्टिक कोलिजन था। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनका मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने ये कहा कि इसके ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस पर अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का तो वही फार्मूला होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो हम मटेरियल पार्टिकल के लिए करते हैं। लेकिन फोटॉन की एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है, फोटॉन की एनर्जी उसकी सारी मोशन की वजह से होती है, और यही जो E इज इक्वल टू एच एफ है या E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये इस फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां पर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दो ट्रांजिशंस हैं। कोलिजन से पहले हमारे पास इन दोनों की टोटल एनर्जी क्या होगी, उसमें हमें दोनों की एनर्जी का सम लेना होगा। तो फोटॉन की एनर्जी है कोलिजन से पहले HF, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेस्ट में है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। इसके पास एनर्जी है अपनी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के फार्मूले से, लेकिन यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि ये रेस्ट में है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, 0 है। तो ये इन दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आ गई। और आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितनी है, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी हो गई है f डैश, वेवलेंथ हो गई है लैम्डा डैश, और एनर्जी हो गई है E डैश। तो अब फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी HF डैश आफ्टर कोलिजन, और इलेक्ट्रॉन अब रेस्ट में नहीं है, फोटॉन से हिट करने के बाद उसको कुछ एनर्जी मिली है, तो फोटॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और साथ छोटा सा E लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन सिस्टम बिफोर कोलिजन है HF प्लस 0, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन है। हाँ जी, इस पे किसी को कोई एतराज हो, जो आज अभी मौजूद हैं इनमें से किसी को इस बात पे एतराज हो? क्लियर है? ये बात समझ आ गई सबको जी? अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई जी, मेहरबानी। अब हमने, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन इन दोनों का ले रहे हैं, तो हमने कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है
और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। अब मोमेंटम की तरफ हम आते हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कोलिजन से पहले ये रेस्ट में है और ये स्ट्रेट लाइन यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, जबकि कोलिजन के बाद फोटॉन का मोमेंटम भी एक एंगल पर है और इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम एक एंगल पर है। क्लियर हो गई बात? जब वो एंगल पर है तो इन फोटॉन के मोमेंटम का भी एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का भी एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो वो हमने पहले पहचानना है, तब फिर हम उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए अलहदा और वाई एक्सिस के लिए अलहदा। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये ब्लू मार्कर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं फोटॉन के मोमेंटम को। फोटॉन के मोमेंटम को हम यहां पर, उसका मोमेंटम है p, और वो आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, h ओवर लैम्डा। जबकि इधर फोटॉन का जो मोमेंटम है वो p डैश है और उससे हम क्या लिख सकते हैं, h ओवर लैम्डा डैश। ठीक हो गया। अब अलोंग एक्स एक्सिस जरा देखें, ये जैसे ही हमारे पास कोई वेक्टर होता है, कोई वेक्टर a है, तो उसके हेड से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो उसकी टेल से लेकर उसके हेड के सामने तक ये वेक्टर a का कौन सा कंपोनेंट है, x। फिर इस पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से या x के हेड से यहां तक वेक्टर a के हेड तक ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है। ax जो होता है वो क्या होता है, a cos थीटा। ay किसके बराबर होता है, a sin थीटा। तो अब जरा देखो, ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन है। मैं इस डायग्राम को तंग नहीं कर रहा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने समझना है। ठीक है, तो इसके हेड से ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो ये फोटॉन के मोमेंटम का वाई कंपोनेंट बन गया ऐसे, और यहां से यहां तक ये फोटॉन के मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट बन गया। फोटॉन के मोमेंटम का ये एक्स कंपोनेंट बन गया। सही। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एंगल फाई बना रहा है यहां पर, ये उसके मोमेंटम है। उसके फोटॉन के मोमेंटम को अगर मैं पी ई से रिप्रेजेंट करूं, तो इसके हेड से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो इलेक्ट्रॉन के इसके टेल से लेकर यहां तक, ये जहां तक ये मैंने लगाया, चलो मैं एक लाइन लगा लेता हूं, रेड लाइन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है लेकिन आफ्टर कोलिजन, और इसके हेड से रिजल्टेंट के हेड तक ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस। जब हेड टू टेल रूल फॉलो करें तो फोटॉन का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस यहां तक, इसके हेड के साथ ये दूसरे वेक्टर की टेल मिली, तो p डैश y फोटॉन का ये अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का ये x कंपोनेंट यहां तक बन गया, और नीचे की तरफ ये फोटॉन के मोमेंटम का बन गया अलोंग y एक्सिस, p डैश y अलोंग y एक्सिस। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है फोटॉन का मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। ये बात याद रखना। ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मोमेंटम जो एंगल पर थे विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स अलग-अलग रिजॉल्व कर लिए। आप भी जब अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लाजमी करेंगे, सारे करेंगे, आपने करना था उसी दिन ही करना था यार। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने डायग्राम बनानी है, लेकिन पहले ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स पहले नहीं बनाने। जब इस स्टेप पर पहुंचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए, उस वक्त आप इसके अलग-अलग कंपोनेंट्स बनाएं। कोशिश करें कि अलग कलर से बनाएं ताकि आपको पता चले कि कहां तक किसका मोमेंटम है और कहां तक किसका मोमेंटम है, दूसरे का है, एक्स कंपोनेंट कौन सा है, वाई कंपोनेंट कौन सा है, ये जरा आसानी हो जाए। ठीक है, अब जरा देखें हम क्या कहते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
along x axis, along x axis, along x axis। अब सबसे देखिए फोटॉन कहां पर आ रहा था, सीधा स्ट्रेट लाइन आ रहा था along x axis। इसका मतलब है कोलिजन से पहले विद द इलेक्ट्रॉन फोटॉन का मोमेंटम है। फोटॉन का मोमेंटम मैंने ये लिख दिया। कितना मोमेंटम है, अब मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, उस दिन हमने डिटेल में पढ़ा था, वो क्या है, h ओवर लैम्डा। इलेक्ट्रॉन कोलिजन से पहले रेस्ट में है तो उसमें मोशन है ही नहीं, मोमेंटम मोशन होती है, तो उसका हमारे पास मोमेंटम कितना हो गया, बिफोर कोलिजन 0 हो गया। अब अलोंग एक्स एक्सिस की हम बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है और फोटॉन के मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट है। तो जरा देखो इधर, फोटॉन का मोमेंटम उसका क्या फार्मूला होता है, h ओवर लैम्डा, सही है। लेकिन फोटॉन के मोमेंटम का अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगा, p डैश कॉस ऑफ थीटा, उसका एंगल थीटा है। p डैश किसके बराबर होगा, h ओवर लैम्डा, कोलिजन की बाद की बात है वो डैश हो जाएगा, h ओवर लैम्डा डैश कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज मोमेंटम ऑफ द फोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, ये ब्लू लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम क्या लिखेंगे, h ओवर लैम्डा डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस ये जो हमारे पास है p डैश e, ये मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, mv, x कंपोनेंट है तो ये क्या आ जाएगा, mv कॉस ऑफ थीटा, लेकिन इसका थीटा क्या है, फाई है, तो हम यहां पर फाई लिखेंगे। तो दिस इज मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा mv cos ऑफ फाई, साथ e लिखना है तो e लिख दें, हमारे पास इधर e लिख देते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बताओ भाई, ये लाइन समझ आई है सबको, जिसका सवाल है वो प्लीज पूछें। जोया समझ आई है आपको ये बात? जी सर। अली साद आप बताएं। यस सर, समझ आ गई। मरियम मकबूल, यस सर। चलिए आपने तो समझा तो हुआ नहीं है, कैसे आ गई समझ, मान लेता हूं। ये हमने उसे हल किया अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम को। अब जरा अलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं, यानी फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। सोबान, सोबान, यस सर। कोलिजन से पहले फोटॉन का मोमेंटम क्या अलोंग वाई एक्सिस है? नो सर। हाँ, क्योंकि वो मूव ही कहां पर कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो कोलिजन से पहले फोटॉन का मोमेंटम है 0। सोबान, क्या इलेक्ट्रॉन का कोलिजन से पहले मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस? यस सर। क्यों है? इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है कोलिजन से पहले? रेस्ट में सर। तो क्या उसका मोमेंटम होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसमें? नो सर। इसलिए मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस वो भी 0 है, पहले भी 0 था अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज इट इज इन रेस्ट। पहले फोटॉन का मोमेंटम था अलोंग एक्स एक्सिस, ये h ओवर लैम्डा, ये 0 है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन गौर करो, मैं अब चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। ये हमारे पास फोटॉन का मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस, इसे p डैश y लिख दिया, और ये नीचे की तरफ मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है अलोंग वाई एक्सिस। दोनों एंगल पर जा रहे थे तो अलोंग वाई एक्सिस इस फोटॉन का भी मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन का भी है। फोटॉन के मोमेंटम का फार्मूला है, सिर्फ y कंपोनेंट ना ले तो वो h ओवर लैम्डा होता है, कोलिजन के बाद है तो वो लैम्डा डैश लिख दिया, नई वेवलेंथ।
लेकिन जैसे कोई ए वाई है तो वो हम लिख सकते हैं ए साइन ऑफ थीटा, तो पी डैश वाई है मोमेंटम ऑफ द फोटोन अलोंग वाई एक्सिस, तो उससे हम क्या लिखेंगे पी साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर पी साइन ऑफ थीटा ऐसे ही लिख देता हूं मैं, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, पी साइन ऑफ थीटा ऑफ द फोटोन। अब पी डैश किसके बराबर होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन एच ओवर लैम्डा डैश साइन ऑफ थीटा। यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम बन रहा है अलोंग वाई एक्सिस वो नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर हमने लिख दिया माइनस। अब मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा पी डैश इलेक्ट्रॉन के लिए साइन ऑफ थीटा, और इसका थीटा कितना है फाई, ये साइन फाई आ गया। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पार्टिकल है, उसका मास भी है, उसकी एक वेलोसिटी भी है, तो एम वी साइन ऑफ फाई फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इधर हमारे पास जीरो। किसी का सवाल हो अलोंग वाई एक्सिस के लिए किसी का भी कोई सवाल हो अलोंग वाई एक्सिस के लिए? फातिमा रहीम, यस सर। सवाल है कोई? नो सर। साइम नवाज, यस सर। क्या सवाल क्या है आपका? नहीं है सर। चले, चलो मेरा सुना, इधर देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, और इसका हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे, अब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। और आपको भी मैं सजेस्ट यही कर रहा हूं कि आपने इम्तिहान में डायरेक्ट ही ऐसे लिखना है। क्या लिखना है कि बाय सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2, 3 we arrive at following results, at following result। क्या भला? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, वेयर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसे हम डेल्टा लैम्डा भी लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये क्या है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, पहले फोटॉन की वेवलेंथ थी, फर्क कर लो 2 मीटर, बाद में कितनी हो गई 3 मीटर, कितना चेंज आ गया 1 मीटर, तो कितनी वेवलेंथ शिफ्ट हुई 1 मीटर शिफ्ट हुई है, उसमें कितना चेंज आया 1 मीटर। तो ये जो इस इक्वेशन जो हम यहां पर पहुंच रहे हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें ये बता रहा है कि कोलिजन से पहले, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन से पहले जो वेवलेंथ थी और जो बाद में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ में से वेवलेंथ माइनस होगी तो लेंथ ही आंसर आएगा, वेवलेंथ ही आएगा, जिसकी यूनिट मीटर होती है। यहां पर जरा गौर करो, ये जो ब्रैकेट में अब मैं लिख रहा हूं एच ओवर एम नॉट सी, आगे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 है नंबर, कॉस थीटा ये भी नंबर ही होता है, cos 90 0, cos 01, cos 45 0.707, cos 60 0.5, नंबर ही है। तो फिर इसका मतलब है इधर वेवलेंथ है यानी मीटर है, तो इधर भी तो ये बाकी वेवलेंथ ही होनी चाहिए ना, जो नंबर से मल्टीप्लाई होकर बाकी यही रहेगा एच ओवर एम नॉट सी, 1 में से कुछ माइनस होगा नंबर ही आएगा, ठीक है। तो एच ओवर एम नॉट सी भी क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के बराबर ही होना चाहिए यूनिट में, डायमेंशन में, ठीक है। एंड एच ओवर एम नॉट सी ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ, इसे हम क्या कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू मैं भूल जाता हूं, अभी भी मैं नकल लगा के लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। m नॉट ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है,
जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उस वक्त उसका जो मैस, ये मूविंग मैस आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने पढ़ा है, वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस, वो जो वैल्यू आप बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं 9.11 10⁻³ किलोग्राम। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने साथ यूनिट से दिख रही, यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आखिर पे यूनिट मीटर ही आएगा। वैसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पर ये मीटर है और इन दोनों की कोई यूनिट नहीं है, तो H/m0c की वही यूनिट होगी जो वेवलेंथ की है, यानी मीटर है। तो ये हमारे पास कितना होगा 2.43 × 10⁻⁻12 है, आई थिंक -12 मीटर। अभी कंफर्म किया नकल लगा के मैं। सर एक मिनट फातिमा प्लीज। ये जो सारी इक्वेशंस हैं, 1 थी जो अभी मिटा दी, ये 2 थी जो हमने अभी मिटा दी, और ये इक्वेशन 3, इनको सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन है और जो स्कैटर्ड फोटॉन है, इन दोनों की वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है, और उस चेंज इन वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं। डेल्टा लैम्डा से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें राइट हैंड साइड पर ये जो ब्रैकेट में, पहली ब्रैकेट में ये जो हमने लिखा है H/m0c, ये हमारे पास कहलाता है कॉम्पटन्स वेवलेंथ, और एक सारे कांस्टेंट हैं, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। H प्लास कांस्टेंट, m0 रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास H/m0c, जिससे हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ, इसका आंसर आ जाता है 2.43 × 10⁻12। आगे जब न्यूमेरिकल्स में हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। फिर 1 - cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ये वो एंगल है जिस पे फोटॉन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहा था फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ कितने एंगल पर स्कैटर्ड हुआ, कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर थीटा आ रहा है। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो है उसके लिए मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या है। जी फातिमा, आप जल्दी से सवाल करें। सर आ गई है समझ। चलें, अब जरा देखेंगे सारे। सिंस Compton's shift in wavelength is, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, डेल्टा लैम्डा से, और वो याद रखना क्या है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है। बड़ी वेवलेंथ में से छोटी वेवलेंथ, कोलिजन के बाद वाली वेवलेंथ में से इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ माइनस हो रही है, ये बात याद रखना। और ये किसके बराबर आ रहा है, H/m0c into 1 - cos of थीटा। ठीक है, अब तवज्जो, मैं दो केस लिख रहा हूं, लेकिन मैं अलग-अलग बल्कि ऐसे ही लिख देता हूं, केस 1, और सवाल मैं बना रहा हूं, अंडर व्हाट कंडीशन Compton shift in wavelength यानी डेल्टा लैम्डा is equal to Compton's wavelength। किस कंडीशन में डेल्टा लैम्डा की वैल्यू H/m0c के बराबर होगी, यानी उनमें से 1 - cos थीटा वाला टर्म क्या रह जाए, खत्म हो जाए, यानी सिर्फ 1 रह जाए। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से मैं अब यहीं पर सॉल्व करता हूं। यहां पर जरा देखें, यहां से अगर एक फोटॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था विद एक्स एक्सिस,
और वो स्कैटर्ड हो जाता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से ये जो फोटॉन है जो स्कैटर्ड हुआ है वो परपेंडिकुलरली स्कैटर्ड हो जाता है, परपेंडिकुलरली स्कैटर्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में जरा देखें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसलिए क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, केस 1 भी हम कैसे कह सकते हैं कि इफ scattered photon, X-ray photon is scattered, is deflected perpendicularly with initial direction of its motion, देन क्या होता है, यहां पर उसका थीटा कितना बन गया इस कंडीशन में, थीटा 90 डिग्री है। सो डेल्टा लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहां से डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c कॉस 90 किसके बराबर होता है 0। तो यहां से डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस 0 1। तो यहां से कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा ये किसके बराबर आ गया है, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आ गया, h ओवर m नॉट c के बराबर आ गया। हाँ भाई किसी का सवाल, किसी को समझ ना आई हो, नजमुद्दीन आप बताएं। सर समझ आ गई है जी अब जरा एक और कर लें ताकि ये हमारा आज का ये टॉपिक मुकम्मल हो जाए। वी आर शॉर्ट ऑफ, रियली शॉर्ट ऑफ टाइम, नहीं स्टिल वी हैव 4 मिनट्स। अब जरा देखें ना कि जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं, जैसे मेरे पास एक बॉल है वो दीवार पे दे मारूं तो उससे वो डायरेक्ट वापस भी आ सकता है। इवन जो स्नोकर खेलते हैं तो वो सामने वाले जो बॉल है रेड बॉल, उससे वो स्ट्राइकर हिट करता है, उसे ड्रैग करके वापस भी ला सकता है, ला सकते हैं। क्यों भाई, जो स्नोकर खेलते हैं उनको पता है ना कि आपने बॉल को हिट किया, वो सामने वाले बॉल को हिट करेगा, वो बॉल आगे जाएगा और ये खुद वापस पलट आएगा। चांस है या नहीं है? सर है ना, बड़ा। चले वो पत्नी कौन सी स्नोकर थी, पत्नी 1 2 3 ऐसे वो मोबाइल पे आजकल खेलते हैं, तो उसे ड्रैग किया जा सकता है। यानी ये चांस है, जिनको नहीं पता उनको कह रहा हूं कि वाकई बात है कि एक फोटॉन अगर इधर हिट करे, ये इंसिडेंट फोटॉन है वो राइट साइड पर आ रहा है और फिर टकराने के बाद वो वापस पलट जाए। मैं जरा नीचे बना रहा हूं या ऐसे बना देता हूं, वो इस डायरेक्शन में, तो उसकी इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। यानी वो डिफ्लेक्ट हुआ एट एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इफ अ फोटॉन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, एक्स-रे फोटॉन, and reflects back, यानी उसका जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। फिर हम क्या कहते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यानी आगे हिट किया और उसी से टकरा के वापस पलटा, तो उसकी इनिशियल डायरेक्शन और उसकी फाइनल डायरेक्शन, उन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर cos ऑफ 180, तो डेल्टा लैम्डा h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 180 भी क्या होता है -1, तो h ओवर m नॉट c 1 माइनस माइनस +1,
तो ये कितना आ जाए 1 + 1 2, इसको शुरू में लिख दिया 2h/m0c डेल्टा लैम्डा। तो यहां से क्या साबित प्रूव होगा, जो सवाल भी बनता है, जो क्वेश्चन बनता है यहां पर हमारे पास, इसको मैं केस 2 कह देता हूं। यहां पर मैं मिटाना ही पड़ गया कॉम्पटन इफेक्ट का नाम, और इसको मैं कह देता हूं केस 2। ये केस 2 क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशन कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ is twice is 2 times the Compton's wavelength। h/m0c क्या कहलाता है, Compton's wavelength से वो ट्वाइस हो, 2 टाइम्स हो। सही का, ये दो अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। जब ये मेरे ख्याल में ये दो बातें जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं है या नहीं है, हैं टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। जब आ जाए सवाल के राइट अ नोट ऑन द कॉम्पटन्स वेवलेंथ, कॉम्पटन्स इफेक्ट, तो आप लोगों ने ये डेल्टा लैम्डा वाले इस फार्मूले तक इसे सॉल्व करने हैं। फ्रीक्वेंसी वाली बात है वो अभी टाइम नहीं है, वो हम कल करेंगे, साथ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे। ये अलहदा से वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और हमेशा से आते हैं। पहला ये है कि इस कंडीशन में कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर होता है, और दूसरा ये है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ से ट्वाइस कब होता है। ये दो आपको केसेस बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए कि जब एक कौन सा, जब एक एक्सरे फोटॉन स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो वो एक्सरे फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी देता है किसको, वो अपनी एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। खुद फोटॉन की अपनी एनर्जी कम हो जाती है। जब फोटॉन की एनर्जी कम हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है और उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जब एक फोटॉन आके हिट करता है एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन को और वो स्कैटर्ड हो जाता है एट सम एंगल विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। और वो जो वेवलेंथ में चेंज आया कि ये इंसिडेंट फोटॉन है ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, इसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया और वो ग्रेटर वेवलेंथ से स्कैटर्ड हो गया एट सम एंगल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया एट सम एंगल फाई। तो ये जो फिनोमिना है ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्पटन्स इफेक्ट कहलाता है। ये जो वेवलेंथ में चेंज आया, ये बड़ी वेवलेंथ होगी आफ्टर कोलिजन, पहले उसकी इंसिडेंट फोटॉन की कम थी। ये जो वेवलेंथ में चेंज आता है डेल्टा लैम्डा, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। और ये कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसमें ये जो h/m0c है ये क्या कहलाता है, ये कॉम्पटन्स वेवलेंथ कहलाता है। और इसकी वैल्यू जो है वो 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर है, 2.43 पिकोमीटर है। सही। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर है। ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ
कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर है अगर एक एक्सरे फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से हिट करता है और अपनी जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऐसे सीधी, उसके परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट होता है, उसके परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट होता है, तो उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कल किया था। फिर हमने ये भी कहा कि अगर हमारे पास एक एक्सरे फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद वो वापस जिस एंगल पर आया था, जिस डायरेक्शन से आया था, उसके एग्जैक्ट अपोजिट टकरा के वापस चला जाता है, यानी उसका स्कैटरिंग एंगल जहां इधर आ था रिफ्लेक्ट इधर होगा, तो उसका ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स द कॉम्पटन्स वेवलेंथ होता है। 2 टाइम्स द कॉम्पटन्स वेवलेंथ हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। सही। अब मैं उसी रिजल्ट जहां तक आप लोगों ने लिखा था उससे आगे बढ़ता हूं और इसके नीचे मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम चेंज इन कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी है? वो ये है। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में जब एंगल 180 डिग्री हमने यहां पर लिखा था, cos 180 क्या बन जाता है? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, -1 बन जाती है। वो -1 और ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये मैक्सिमम यहां पर आंसर जनरेट होता है ये माइनस करने के बावजूद, और वो क्या बनता है? 2 बनता है। अब इससे ज्यादा आंसर इस ब्रैकेट का नहीं बन सकता। इसलिए कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कब मैक्सिमम होती है? कॉम्पटन शिफ्ट से मुराद क्या है कि जो इंसिडेंट फोटॉन आया और जो डिफ्लेक्ट हुआ, जो इंसिडेंट फोटॉन आया और जो एक्सरे फोटॉन वापस रिफ्लेक्ट हुआ है एक तरह से, यहां पर जो उसमें स्कैटरिंग हुई है रिफ्लेक्शन की तरह, उसमें मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ वो कब होगा? जब हमारे पास क्या चीज होती है? ये हमारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या लिखना है? कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ जो आपने कल लिखा था उससे हम आगे लिख रहे हैं। will be maximum if theta is equal to 180 डिग्री। यानी इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इंसिडेंट फोटॉन reflects exactly opposite to its initial direction of motion, कि जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन पर वो आ रहा था एग्जैक्ट उसके अपोजिट जब मूव करता है तो फिर उसकी वेवलेंथ में चेंज मैक्सिमम आता है। और वो किसके बराबर होगा? वो मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स h/m0c। जी ये लिख लें, फिर मैं अगली बात करूं। ये कल वाले लेक्चर को मैंने पहले थोड़ा सा रिवाइज किया और उसके बाद ये एक जुमला आज के लिए लिखा है। हाँ जी, किसी का सवाल? वासिक सुना है आपने? सर ये आखिरी वाला सिर्फ नहीं सुना क्योंकि मैं वो बाहर थोड़ा चला गया था काम से। चलो फिर अभी देख लेते हैं। जोया है क्लास में? जी सर।
ये जो लिखवाया है समझ आई है? जी सर। शामिर आप तो लेट पहुंचे हैं, क्या नाम है उसका भाई का? हमजा। जी सर। हाँ भाई, ये समझ आई है? जी सर। आप कल थे क्लास में? नहीं सर, नहीं था। फिर तुम्हें क्या समझ आई होगी? झूठे। सर जी अभी जो थोड़ा थोड़ा बताया वो बस आ गया थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, चलें अब सारे इधर मुतवज्जे हों जो कल थे या नहीं थे, ठीक है, ताकि जो हम कर रहे हैं वो तो हमें समझ आए ना। ये एक एक्स-रे फोटॉन है, आपको पता है ना कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, विजिबल लाइट के सातों रंग, और फिर अल्ट्रा वायलेट, ये तीन जो होते हैं ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एनर्जी वाला जो फोटॉन होता है वो एक्स रे फोटॉन होता है, और एक्स रे फोटॉन यहाँ पर कॉम्पटन्स इफेक्ट करता है, जो हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि एक एक्स रे फोटॉन आता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, यानी किसी पार्टिकल को हिट करता है, और उसको कुछ एनर्जी देता है जिससे वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, और खुद ये एक्स रे फोटॉन कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देने के बाद अपनी लेस एनर्जी के साथ किसी और एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट लाइक द स्नोकर बॉल्स। ठीक है, स्नोकर बॉल जब किसी दूसरे बॉल को स्ट्राइक कर जाए, वो किसी दूसरे जो अपना टारगेट बॉल होता है उसको किसी एंगल पर हिट करे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेम यही, क्योंकि इसने इंसिडेंट फोटॉन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी होती है तो उसकी अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने का मतलब है hc/λ, एनर्जी कम हो जाएगी तो उस स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ कम होती है, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इन दोनों की वेवलेंथ में जो चेंज आता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसे डेल्टा लैम्डा से लिखते हैं, ये कहलाता है कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ। कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ है, जितना उसकी वेवलेंथ में चेंज आ रहा है उसका एक फार्मूला है, वो हमने पढ़ा था कल। वो क्या है? डेल्टा लैम्डा यानी कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में चेंज, इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस cos ऑफ थीटा। इसमें ये जो टर्म है h/m0c, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, m0 जो है ये हमारे पास है रेस्ट मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। c है स्पीड ऑफ लाइट, और ये सारे को हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ठीक है, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ, और ये है, ये सारी टर्म कॉम्पटन्स वेवलेंथ है, क्योंकि ये वेवलेंथ इस वजह से कह रहे हैं कि सारी की यूनिट मीटर ही बनती है जो वेवलेंथ की होती है। इसमें ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आती है 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक हो गया। इसमें थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस पर इंसिडेंट फोटॉन डिफ्लेक्ट हो जाता है आफ्टर कोलाइडिंग विद द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस एंगल पर आ रहा था, जिस डायरेक्शन में आ रहा था, उसके साथ ये फोटॉन कितना एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इसका स्कैटरिंग एंगल, जो स्कैटरिंग एंगल कहलाता है, वो हमारे पास ये आ गया। और ये फोटॉन के लिए फिर हमने ये कहा कि ये रिलेशन है, यहां पर अगर थीटा की जगह पर 90 लिखूं तो cos 90 हो जाता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इधर क्या रह जाएगा? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 इधर है, h/m0c से 1 मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर है। अगर इंसिडेंट फोटॉन आए और वो इलेक्ट्रॉन से हिट करने के बाद जो अपनी इनिशियल डायरेक्शन थी उसके साथ परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो if the incident photon scatter deflects perpendicular to the direction of its motion, perpendicular to the direction of its initial motion, तो फिर हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कल कि अगर इंसिडेंट फोटॉन आया इस डायरेक्शन में और टकरा के इसी डायरेक्शन में जहां से आ रहा था उसके ऑपोजिट मूव कर जाता है, इधर आया और इस डायरेक्शन में चला गया, तो फिर हमारे पास उसकी वेवलेंथ में जो चेंज है वो उसके एंगल क्या बनेगा? स्कैटरिंग एंगल क्या बनेगा? आया राइट साइड पर, गया लेफ्ट साइड पर, एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं cos 180 लिखूं तो वो आता है -1,
ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वहां पर 2 आ जाएगा। तो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ किसके बराबर आ जाता है? 2 टाइम्स द कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये इसकी वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज है। जो मैक्सिमम चेंज एक एक्स-रे फोटोन के साथ आता है कॉम्पटन इफेक्ट में, कि वो इंसिडेंट फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन से हिट करे और वापस डिफ्लेक्ट हो जाए, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ में जो मैक्सिमम चेंज आता है वो किसके बराबर है? कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री हो, यानी इंसिडेंट फोटोन रिफ्लेक्ट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास उसका जो एंगल है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनता है। और उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ क्या आता है? मैक्सिमम आता है। अगर मैं अब आप लोगों से ये पूछूं, हाँ भाई जो कल नहीं थे उनको कुछ आइडिया हो गया? जो कल नहीं थे, 3-4 स्टूडेंट नहीं थे। यस सर। जी सर, जी सर। चलें, पलवशा आप थी कल? पलवशा क्लास में है अभी? अभी भी नहीं है, क्या फायदा फिर इसका। चलें इधर देखो सारे, अगर थीटा 0 डिग्री हो देन डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा? थीटा 0 क्या है उसको देखते हैं अभी। h/m0c 1 - cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह पर 0 आ गया। cos 0 किसके बराबर है? 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। और ये एक ही सिचुएशन बनती है कि एक एक्स-रे फोटोन आए और वो सीधा ही आगे चला जाए, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसे लिफ्ट ही ना कराए, उसके साथ टकराया ही नहीं, यानी वो उसके साथ टकराया नहीं, जैसे आ रहा है वैसे ही सीधा आगे चला गया। सही? तो फिर हमारे पास इस केस में जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में ही आगे चला जाए। ये ऐसा हेड ऑन कोलिजन हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इलेक्ट्रॉन भी सीधा जा रहा है और जो रिफ्लेक्ट जो हमारे पास टकराया है फोटोन वो भी उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। दोनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जैसे दो गाड़ियां अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे उसे हिट करता है, पीछे वाली जो गाड़ी वो आगे हिट करती है, और दोनों कोलिजन के बाद भी क्या रहती है? उसी लाइन में ही मूव करती चली जाती है। इसमें इंसिडेंट फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन से टकराया, सीधा ये भी उसी डायरेक्शन में गया और इलेक्ट्रॉन भी सीधा आगे मूव करके जा रहा है। तो अब जो इंसिडेंट फोटोन है और जो स्कैटर्ड फोटोन है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, जो कि बहुत रेयर है। या वो टकराया ही नहीं हमारा इंसिडेंट फोटोन और सीधा आ रहा है और सीधा ही जाएगा जब कोलिजन ही नहीं होगा। तो इन केसेस में अगर थीटा 0 डिग्री हो तो उस वक्त हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कितनी आ रही है? 0 आ रही है, यानी किसी किस्म का वेवलेंथ में उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसमें किसी किस्म का वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा। जो इलेक्ट्रॉन है उसे मिनिमम एनर्जी मिली अगर वो उससे टकराया। तो यहां से हमें क्या पता चला? रेंज ऑफ कॉम्पटन्स shift in wavelength delta lambda is from 0 to 2 times h/m0c for scattering angles 0 to 180 डिग्री। जरा दोबारा गौर करो भाई, इधर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ मैक्सिमम कब है? जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कब नहीं है या मिनिमम है? 0 कब है? जब हमारे पास स्कैटरिंग एंगल 0 है। तो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 2 टाइम्स h/m0c। ठीक है? और किस एंगल के लिए?
मिनिमम है 0 एंगल के लिए और मैक्सिमम है 180 डिग्री के लिए। तो ये मैंने लिखा है रेंज। रेंज क्या होती है? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो उसका आंसर पॉसिबल है। तो रेंज ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा कहां से कहां है उसकी रेंज? फ्रॉम मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स h ओवर m0 c फॉर स्कैटरिंग एंगल्स कौन से 0 टू 180 डिग्री। 0 टू 180 डिग्री। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें और बाकी लिख लें। किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछें। आबिद, आबिद आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आप शायद अभी भी गांव में ही हैं। मोहम्मद अली साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, क्या है इसका मतलब है किसी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? सर आ रही है आवाज। आ रही है, आवाज आ रही है सर। ये फिर क्लास में होने के बावजूद नहीं है यार, ये बड़ी ज्यादती है यार। आबिद है क्लास में? चलिए आप लोग बाकी तो नोट करो। आबिद इज क्लास, आबिद इज इन द क्लास। शाबाश। आबिद कहाँ हो? सर वो नेट का मसला चल रहा है सर। अच्छा चलो, फातिमा रहीम आपको क्लियर है ये इस बात जो सामने हमने की है? यस सर। अलिशबा आप बताएं। जी सर। ऐमन है आपके साथ क्लास में? जी सर। चले ठीक हो गया। ऐमन खान आपको क्लियर है? यस सर। चले जी, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। जी जी पूछे उसामा। सर ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से के साथ ये टकराएगा सर, तो इसकी वेवलेंथ में सर कोई फर्क नहीं होगा सर? ये स्पेशल केस के तौर पर नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तभी मैंने दो सिचुएशन आपको यहां पर बताई है कि एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं, वो सीधा ही चला गया, तो फिर तो उसकी वेवलेंथ में शोर शॉर्ट कोई चेंज नहीं है। यानी लीस्ट हो सकता है कॉम्पटन इफेक्ट यही है, टकराए और उसकी वेवलेंथ में चेंज आए। तो नहीं, जब चेंज आ रहा है इसका मतलब वो टकराया ही नहीं है। और दूसरा, अगर वो आगे टकराता है और हेड ऑन कोलिजन होता है और वो सीधा ही आगे चला जाता है, यानी सीधा आया और सीधा ही चला गया, ऐसे सीधा जिस डायरेक्शन से आ रहा है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और टकराने वाला भी सीधा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उस वक्त वेवलेंथ में चेंज इतना नेग्लिजिबल होगा कि उससे हम क्या ले रहे हैं, जीरो ही ले रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन तो एग्जिस्ट करती है ना, वो टकराए और सीधा ही आगे चला जाए, तो फिर उसकी वेवलेंथ में चेंज न होने के बराबर आएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली है इंसिडेंट फोटोन से वो भी ना होने के बराबर मिली है। ठीक है, तो तभी ये मुमकिन है, यानी एक आइडियल सिचुएशन के तौर पर ही हम उसे ले सकते हैं कि इस केस में कि जब एक्सरे फोटोन आगे इलेक्ट्रॉन को हिट करे और दोनों एक ही जिस डायरेक्शन में फोटोन आ रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करते चले जाए, तो वो हमारे पास सिर्फ एज ए स्पेशल केस पॉसिबल है। और उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको एनर्जी मिली, जिससे पहले वो रेस्ट में था फिर वो मोशन में आया, तो वो हमारे पास कब मुमकिन होगा, उसको जो एनर्जी मिली वो नेग्लिजिबल इस्तेमाल है, यानी इस फोटोन की एनर्जी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा कि वो यहाँ पर हमारे पास कोई वेवलेंथ में चेंज प्रोड्यूस कर। देयर मस्ट बी अ वेवलेंथ चेंज, लेकिन वो ना होने के बराबर है आइडियली। इस वजह से हम उसे क्या ले रहे हैं, जीरो ही ले रहे हैं। उसामा बात क्लियर हुई? ओके सर, ये सर हो गई ये वो तैमूर मैं डांटिया तो किधर गया? कोई नहीं, सामने कोई। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा एक न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 9। सारे न्यूमेरिकल, हाँ मैं जो बात कह रहा था, बाकी न्यूमेरिकल नंबर 9 भी खोलें अपनी नोटबुक्स में से, टेक्स्ट बुक में से, ये जो भी बुक आपके सामने, न्यूमेरिकल नंबर 9। दूसरा जो मैं बात कर रहा था दरमियान में फिर उसामा की सवाल आ गया, शुक्र है इसने पूछा, मेरा भी दिल कुछ मुतमईन हुआ कि कुछ सुन रहे हैं। वो ये है कि अगर आ जाए इम्तिहान में कि
डिफाइन कॉम्पटन्स इफेक्ट एंड प्रूव इट्स रिलेशन। तो जितना कुछ आप लोगों ने लिखा है बस वहां तक लिखना है, उसके डेल्टा लैम्डा की प्रूफ तक। अगर उसमें वो एक्स्ट्रा मांगे आपसे कि डिस्क्राइब इट्स केसेस अलहदा से, तो तब वो आगे केसेस लिखने, अदरवाइज उनके लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 2 बल्कि अब 3 बड़े अहम शार्ट क्वेश्चंस हैं और ये अक्सर आते भी रहते हैं। पहला क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशन कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, ये वाली बात जो हमने कल की थी। दूसरा, अंडर व्हाट कंडीशन कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज 2 टाइम्स द कॉम्पटन्स वेवलेंथ, जो हमने इधर लिखा था वो मैंने मिटा दिया मेरे ख्याल में, इधर क्लियर हो गया। 2 टाइम्स द कॉम्पटन्स, ये कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज 2 टाइम्स द कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऐसे आ जाए, या कैलकुलेट द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो फिर आपने ये वाला करना होगा, ये जो हमने कल प्रूफ किया था, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। तीसरा अगर ये आ जाए, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो वो 0 से लेकर 2 टाइम्स h/m0c है। और किस एंगल के लिए है वो 0 to 180 डिग्री है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है और ये भी अलहदा से प्रूफ किया जाए, क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या है कि शो दैट द रेंज ऑफ द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज फ्रॉम 0 to 2 टाइम्स h/m0c, तो फिर वो ये 2 वाला भी आपने प्रूफ करना होगा, साथ ये भी प्रूफ करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में स्पेशली बहुत अहम है। और ये जो 2 कल हमने प्रूफ किए थे ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसलिए इनको इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, ये भी जी। न्यूमेरिकल नंबर 9, अकीब कैन यू रीड फॉर मी? A 50 किलो इलेक्ट्रॉन volt X-ray is scattered through an angle of 90 degree. What is the energy of X-ray after Compton scattering? हाँ जी, क्या भला कह रहा है कि एक एक्सरे फोटॉन है जिसकी एनर्जी को हम ई से लिख रहे हैं, उसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिख रहे हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन से हिट करता है और वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाता है? 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है, ये एनर्जी मालूम करनी है। इसकी हमने एनर्जी मालूम करनी है, सर। ठीक है। तो ये जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी एनर्जी हमने मालूम करनी है। एनर्जी का क्या फार्मूला है फोटॉन की एनर्जी का? E इज इक्वल टू hc/λ। अगर स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी मालूम करनी है तो उसकी वेवलेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा डैश हमें मालूम होना चाहिए, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा, हाँ, फिर लैम्डा डैश मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है वो हमने अभी लिखा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, या ये किसके बराबर होता है? h/m0c 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो लैम्डा डैश मालूम करने के लिए एक तो इसकी वैल्यू हमें पता है 2.43 × 10⁻⁻12, थीटा भी हमें पता है। अब हमें मालूम करना है लैम्डा डैश, तो हमें क्या पता होना चाहिए? इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ भी पहले मालूम होनी चाहिए। तो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ मालूम करने के लिए पहले हमें इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन वो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोबान 50 किलो क्या होता है? 10⁻3। एनर्जी की SI यूनिट सोबान क्या है? जल्दी बोलो यार, एनर्जी की SI यूनिट क्या है? सोबान रफीक, तैयब आप बता दें। तैयब एनर्जी की SI यूनिट क्या है? शाबाश। वॉट सर?
जाउल। जाउल, शाबाश। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? जाउल। जबकि यहां पर कौन सी एनर्जी की यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग ये जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां पर मैं क्या लिखता हूँ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये किस में चेंज हो जाएगा? जाउल में। तो दिस इज एनर्जी। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर जब पुट करते हैं तो मैं तो इधर से नकल लगा के लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। वो बनती है 8 इंटू 10⁻⁻15 जाउल। आप लोग लाजमी इवैल्यूएट करें अपने कैलकुलेटर से। ये आ गई एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है? ये इस इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है तो अब इससे हम इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? सिंस बल्कि ऐसे लिख देते हैं, सो wavelength of incident photon is, इंसिडेंट फोटॉन की वेव क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला है hc/λ। तो यहां से लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? hc/e। अब h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी इन जाउल वो कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻15। इस सारे को आप इवैल्यूएट करें तो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2.49 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। क्लियर होगी बात? सोबान आप क्लास में है इस वक्त? सोबान, सोबान आप मुझे सुन सकते हैं? सर माइक का प्रॉब्लम। बच गया, मैं रिमूव कर रहा था। बच गया। चलो ठीक है, टाइमली मैसेज आ गया तुम्हारा जी। ठीक है। अहमद खान का अब रोल ही है जी। अब ये हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी बताई हुई थी और उस एनर्जी से हमने इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होती तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते? E = hf, और वहां से इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी आ सकती थी। अब ये जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है तो हम क्या लिखते हैं? For Compton's shift in wavelength, we have what we have? Delta lambda is equal to h/m0c 1 - cos of theta। डेल्टा लैम्डा हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, स्कैटर्ड फोटॉन की ग्रेटर वेवलेंथ में से इंसिडेंट फोटॉन की शॉर्टर वेवलेंथ माइनस कर दी। ये आगे h/m0c है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन्स वेवलेंथ। इसकी वैल्यू क्या है? 2.43 इंटू 10⁻⁻12 1 - cos of थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और आपको वैसे पता था कि जब स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो तो फिर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर होते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पर वी हैव थीटा 90 डिग्री तो डायरेक्ट यही लिख दें, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c। ये लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10⁻⁻12 डायरेक्ट ही लिख सकते। ठीक है, अब जरा ये देखो, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा cos 90 किसके बराबर हो जाएगा? 0 1 - 0 1 आ जाएगा। 2.43 इंटू 10⁻⁻12 लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा किसके बराबर है जरा बताएं? लैम्डा किसके बराबर है? ये हमने कैलकुलेट किया है 2.49 इंटू 10⁻⁻11। ये कितना है? 2.43 इंटू 10⁻⁻12। सही। तो लैम्डा डैश किसके बराबर हो जाएंगे? माइनस इधर आ तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2.49 इधर प्लस हो गया है इंटू 10⁻⁻11
प्लस ये वाली वैल्यू 2.43 इंटू 10⁻⁻12। अब ये याद रखना, ये -11 है और ये -12 है, सही। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये जरा देखो, वैसे तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ही करना है, 2.49 इंटू 10⁻⁻11। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट एक लेफ्ट साइड पर ले आ दूं, 0.243 इंटू 10⁻⁻11, ये 10⁻⁻11 कॉमन हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा डैश कितना आ जाता है, बल्कि कैलकुलेटर से ही हल करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2.73 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब ये वेवलेंथ आ गई है किसकी, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ आ गई, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ आ गई। हमें स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ नहीं मालूम करनी, हमने एनर्जी मालूम करनी थी। तो वो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन, स्कैटर्ड फोटॉन कैन बी रिटन एज, किसके तौर पर, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, स्कैटर्ड फोटॉन एनर्जी H डैश E डैश और वेवलेंथ लैम्डा डैश। H की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C क्या है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश 2.73 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट है जूल सेकेंड, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट्स हैं, और ये हमारे पास है वेवलेंथ मीटर्स में, तो ये सारी SI यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी हमारे पास SI यूनिट्स हैं। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आएगा एनर्जी का, वो भी SI यूनिट में आएगा, और वो कितना आ रहा है, 7.286 इंटू 10⁻⁻15 जाउल। लेकिन ये जो फोटॉन होते हैं, ये जो फोटॉन वगैरह होते हैं, इनकी एनर्जी मोस्टली इस तरीके से होती है, किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में चेंज करना हो तो ये हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि अब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, 7.286 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो हमारे पास कितना हो जाता है, 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये आ जाएगा 45.5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसे फिर आप क्या लिख देंगे, 45.5 इंटू 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने 2-3 बातें इसमें सीखी। पहली बात आपने क्या सीखी कि कोई भी फोटॉन है, उसकी एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले उसे जूल में कैसे चेंज करना है, फिर उसकी एनर्जी से हम उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा से, या फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो E इज इक्वल टू एच एफ से हम उसे उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यूएट कर सकते हैं। यहां पर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की। फिर कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ की मदद से हम जो स्कैटर्ड फोटॉन होगा, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो वो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, लैम्डा हमने पहले कैलकुलेट किया इंसिडेंट फोटॉन का, वो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी। ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू फिक्स है, ये हमने पुट की 1 माइनस आगे स्कैटरिंग एंगल, यहां पर बाय चांस 90 डिग्री था, तो हमने उसको इवैल्यूएट करके लैम्डा डैश कैलकुलेट कर लिया। जब लैम्डा डैश कैलकुलेट हो गया तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंसिडेंट फोटॉन की, सॉरी स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास एनर्जी आ गई, लेकिन अगेन इवैल्यूएट हम किस में करेंगे, जूल में, लेकिन इनकी आंसर मोस्टली किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे।